हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी भी हैं, प्रेसिडेंट है एआईजेजीएफ के। यहाँ पर जो कैट का विंग है और छोटे ज्वेलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंकज जी, आपकी नज़र में छोटे ज्वेलर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े 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 चैलेंजेस आप देख रहे हैं? अगर आज की तारीख में देखें तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं हर तरफ से। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम रहती है ज्वेलर्स को, भाव का जो बड़े ज्वेलर्स है हेजिंग कर लेते हैं, पर छोटे ज्वेलर्स को हेजिंग का इतना नहीं रहता है। एमसीएक्स में मार्जिन बहुत होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें अगर कहें तो देश में छोटे ज्वेलर्स के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। और रही बात जैसे ऑनलाइन के बिजनेस की कर रहे थे, तो हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस चीज की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे करके वो चीज आगे बढ़ती है। अगर आज से 5 साल पहले बात करें तो लोग गोल्ड को बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे 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 करके उसका ग्राफ बढ़ रहा है। और जो ऑनलाइन के शोरूम होते थे, जो ई कॉमर्स में रहते थे, अब वो फिजिकल रूप में ज्वेलरी मार्केट्स के अंदर पूरे देश में धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। तो कंपटीशन कह लीजिए या बिजनेस को कह लीजिए, बिजनेस का ग्रोइंग स्टेज खत्म हो रही है और नीचे की तरफ जाने का टाइम आ गया है। जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर हैं, धीरे धीरे उनका व्यापार कट रहा है। तो पंकज जी, बहुत ही ग्रोथ अगर मैं देखूं तो बहुत ही अनइवन है। बड़े प्लेयर्स जो कि ग्रोथ लगातार आगे उनकी बढ़ ही रही है, और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अभी भी चैलेंजेस का सामना मोटे तौर पर कर ही रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट पंकज जी, इस पर मुझे फोकस करना है। बड़े प्लेयर्स के तो कोई सवाल ही नहीं है, उनके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, वो काफी सॉर्टेड हैं वहां पर। लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट में कहां कहां लैप्स है और कहां कहां वो गैप्स फिल करने की जरूरत है आपके मुताबिक? देखिए, पहली बात तो रिस्क भी हमारी इंडस्ट्री में दो तरीके का होता है। एक तो जो फिजिकल स्टॉक होता है वो दुकान पे होता है, उसका चोरी होने का, या बहुत से छोटे ज्वेलर क्या करते हैं अपने स्टॉक को साथ में लेकर जाते हैं, या बहुत से होते हैं कि वो स्टाफ के लॉजिस्टिक का यूज नहीं करते हैं। बहुत से ज्वेलर्स है जो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं छोटे छोटे प्रीमियम की वजह से। और ये सब चीजें जो होती है, आदमी सोचता है होगा कुछ नहीं, लेकिन जब कभी कोई ऐसा लॉस होता है तो उसको करोड़ों रुपए का स्टॉक उसका चला जाता है। तो छोटे ज्वेलर्स को या मध्यम क्लास के ज्वेलर को इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। पिछले 10 सालों से जब से अवेयरनेस चली है, तब से लोगों को पता लग रहा है। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का कारीगर गोल्ड लेके भाग गया या किसी का कुछ लेके भाग गया। तो ये प्रॉब्लम, रिस्क हमेशा रहता है। दूसरा जो भाव का रिस्क है, जो प्राइस रिस्क है, आजकल डेली 1000 से 2000 रुपए गोल्ड का भाव का रिस्क है। तो बहुत से जो छोटा ज्वेलर होता है वो एमसीएक्स से दूर रहने में अपनी भलाई समझता है, जबकि जो बड़ा ज्वेलर होता है वो कॉर्पोरेट, वो समझता है कि प्राइस को हेजिंग हमें एमसीएक्स में करनी चाहिए। तो एक मानसिकता का, एक प्रभाव का फर्क है जो उनको जानकारी नहीं है। तो एक छोटा ज्वेलर उसको सट्टे के रूप मान के एमसीएक्स से दूर रखता है और वो फिजिकल में भाव में लॉस बुक करता है। पंकज जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस तरह से नया ट्रेंड और जो यंगस्टर्स हैं, उनका जो टेस्ट है ज्वेलरी मार्केट में वो काफ़ी बदलता जा रहा है। वो हल्के और जो मॉडर्न डिज़ाइन है उसे पसंद कर रहे हैं। जो पुराने जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन रहते थे वो अब उनके ये से दिक्कतें हो रही है, वो उनकी डिमांड उस तरह की है नहीं। तो ऐसे में ज्वेलर्स के लिए क्या एक तो चैलेंजेस होता है कि रीस्टॉकिंग और डिज़ाइन पर हमेशा इनोवेशन करने का। ऐसे में छोटे ज्वेलर्स अपने आप को कहाँ फिट करते हैं, कैसे फिट बैठते हैं वो? देखिए विश्वनाथ जी, आज की तारीख में गोल्ड के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि ऑलरेडी चाहे बड़ा ज्वेलर्स हो या छोटा ज्वेलर्स हो, सभी लाइट वेट ज्वेलरी ही स्टॉक में रखते हैं। और एक जमाना था जब एक इंसान नॉर्मली बोलता था कि 30 ग्राम की चेन या 50 ग्राम की चेन मुझे चाहिए। आज की तारीख में 10 ग्राम की चेन भी 1 लाख रुपए की आती है। और विगत अगर हम 5-10 सालों से बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत लाइट वेट की ज्वेलरी ऑलरेडी आ रही है, और इधर 2-3-4 सालों में अल्ट्रा लाइट ज्वेलरी आ रही है। और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं मार्केट में, नई नई एग्जीबिशन लगती हैं, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट की कमी कहीं पे नहीं दिख रही है। इस समय कंट्री के अंदर बायर्स की कमी दिख रही है। जो बायर्स की सोच थी पहले के कोरोना से पहले तक, जो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं, लेडीज भी थी, अगर वो जॉब कर रही थी तो अपनी इनकम का वो 80% या 70% ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती थी एज अ सेफ। लेकिन आज की तारीख में जो आज की यंग लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं, उनको आईफोन या कपड़े, यानी शौक पूरा करने में, लोग अगर 1 लाख की सैलरी है तो 70,000 रुपए वो अपने खर्च करती हैं, और स्टॉक मार्केट वगैरह में भी वो इन्वेस्ट करती हैं। तो गोल्ड की धीरे धीरे जो बाइंग है गोल्ड ज्वेलरी की, वो लगातार कम हो रही है। लोगों का जो रुझान है, उनको और अदर एसेट्स मिल गए हैं जहां पे वो निवेश कर रहे हैं। तो लगातार ज्वेलर्स का बिजनेस केवल भाव की वजह से तो आपको ईयरली दिखेगा कि करोड़ों में सेल हो रही है, लेकिन अगर फिजिकल मार्केट में देखें तो अगर एक ज्वेलर की 100 ग्राम की पर डे की सेल थी, तो वो आज कहीं ना कहीं 30 ग्राम के आसपास रह गई।
पंकज जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ टैक्स नियमों को लेकर। जिस तरह के टैक्स नियम की चुनौतियों के बारे में मनोज जी बात कर रहे थे, इसको लेकर हम सरकार पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आप भी एसोसिएशन चलाते हैं, तो क्या आप लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो जीएसटी के फ्रंट पर हो या कोई भी टैक्स नियम या कैश के इस्तेमाल को लेकर, तमाम मुद्दों पर, ताकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं लेकिन उसका हल क्या है, वो हल आप लोग ही बताएंगे एसोसिएशन की तरफ से? ये करंट में 3% जीएसटी जो लग रही है, जब 2017 में जीएसटी आई थी तब 1% वेट होता था, एकदम से 3% हो गया। फिर भी क्या था, 25,000 का भाव था, 30,000 का लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, 900 रुपए 10 ग्राम। बट आज अगर देखें 1 लाख रुपए में 3% जीएसटी है। अगर एक इन्वेस्टर ये सोच ले कि मैंने 10 लाख की ज्वेलरी ली है, मैं उसको जब सेल करने आऊंगा मेरा 3% जीएसटी कट जाएगा, तो उसके दिमाग में आएगा ज्वेलरी परचेज नहीं करेगा। तो अपना तो कहना है सरकार को, जब इतनी हाई वैल्यू हो गई ज्वेलरी की, गोल्ड की, तो इनको जीएसटी मुश्किल से 1% करना चाहिए, और जहां तक तो इनको जीएसटी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एक एसेट है जो लोग निवेश के रूप में कर रहे हैं। पर वो क्या है, उनको गवर्नमेंट को ये दिखता है कि हम एज अ बिजनेस हो रहा है उसका, ज्वेलर्स उसको बेच रहे हैं, तो सरकार उसको जीएसटी के रूप में लेती है। बट अगर उसको इन्वेस्टमेंट, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था या ईटीएफ आते हैं, उसमें किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है, तो लोग उसमें सोने में निवेश करते हैं। तो जो मार्केट है जहां पे लेबर इकोनॉमी, लेबर को लेबर मिल रही है, व्यापार मतलब कहने का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको अगर बढ़ावा देना है तो इनको जीएसटी केवल नाम के लिए लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर जो गोल्ड ज्वेलरी लेके जा रहा है उसको मालूम है कि मेरा 10% ऑलरेडी कटना है, अब उसको ये लगता है कि मेरा 13% कटना है, 3% मेरी जीएसटी भी कट जाएगी। तो सरकार को जीएसटी है तो 1% करना चाहिए या उससे भी रिमूव करना चाहिए। मनोज जी, थोड़ा सा हम इंडस्ट्री की छवि पर भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हॉलमार्किंग जैसी चीज़ तो एक तरह से अच्छा ही है, लेकिन हर कोई जो है उनके लिए वो अभी भी चैलेंज है, खासतौर से अगर हम छोटे प्लेयर्स की बात करें। लेकिन उसे भी स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दूसरा नकली या मिलावटी गहने, ये अभी भी सरदर्द बने हुए हैं, और इसकी वजह से एज एन इंडस्ट्री और सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नाम खराब हो रहा है। हालांकि इसको लेके भी ये इशू कई बार हो चुका है, कई बार कई तरह के प्रस्ताव भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम या निष्कर्ष के तौर पे चीजें सामने नहीं आ रही हैं। फिलहाल क्या स्टेटस है इसको लेकर? बात करें तो अगर सत्य बात मैं अपने दिल की कहूं तो हॉलमार्किंग फेल है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी योजना बनाई, उस पे हम लोगों के ने अपने चीजें बताई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बट क्या होता है, जब 2-3 राय अलग अलग हो जाती हैं, तो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ एक एसोसिएशन है जो आज भी चाहते हैं कि B2C यानी जो रिटेलर ज्वेलरी बेच रहा है उसके ऊपर HYD कराने की जिम्मेदारी डाल दी जाए, जबकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, और शुरू से ही सरकार भी नहीं चाहती। लेकिन अभी होता क्या है, आप भी समझ रहे हो कि अगर कोई प्रोडक्ट राजकोट, मुंबई, दिल्ली या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिटी में प्रोडक्ट अगर बन रहा है, अगर वो 1 किलो प्रोडक्ट है, 100 रिंग्स है, अगर वो वहीं पे HYD होके आ गई और वहां से सप्लाई होके नीचे किसी गांव तक भी अगर वो चली गई, तो सबको, देश की जनता को HYD किया हुआ स्टॉक मिलेगा, उसमें कहीं हेराफेरी नहीं हो पाएगी। लेकिन बहुत से लोग क्या, ऊपर का जो चैनल है वो विदाउट हॉलमार्किंग के या तो लोग मांगते हैं या विदाउट हॉलमार्किंग की ज्वेलरी बेची जा रही है बड़े स्तर पे, जो कि गलत है। अगर ऊपरी स्तर पे गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि जो माल, जो ज्वेलरी बनेगी वो वहीं से ही, उस फैक्ट्री से ही HYD होकर निकलेगी, तो ऑटोमेटिक चैनल से ही ऊपर से लेकर नीचे तक फुल 100% HYD ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल होगी। अभी जो मुझे नॉलेज है, या मुझे कह लीजिए कि कुछ चीजें मैं ओपन नहीं कर सकता, चीजें मार्केट में आ रही हैं तो विदाउट HYD मार्केट में खुला ज्वेलरी मिल रही है, जो कि गलत है। इस पे BIS को देखना चाहिए। हम लोगों ने अपने हिसाब से 1-2 बार BIS को लिखा भी है कि मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में विदाउट HYD ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर आ रहा है, जो गाँव देहात के व्यापारी आते हैं, वो सामान जब लेने आ रहे हैं, अगर उनको HYD किया हुआ प्रोडक्ट मिलेगा तो निश्चित बात है गांव के ग्राहक तक HYD वाला स्टॉक जाएगा। लेकिन उनको HYD किया हुआ माल मिलता नहीं है, वो जब कहते हैं करवा दो तब करवा के दिया जाता है। जबकि BIS का जो एक्ट है 2016 का, वो ये कहता है हमारे देश में कि विदाउट HYD किया हुआ स्टॉक आप अपनी दुकान पर नहीं रख सकते, पर देश में इसका पालन नहीं हो रहा है। ये सब जानते हैं, हम सब जितने ज्वेलर हैं, छोटे हो या बड़े, सब जानते हैं। तो इसमें मैं BIS की कमी कहूंगा। BIS की सख्ती केवल फॉर्मेलिटी, महीने 2 महीने में कहीं रेड होती है, और वो भी एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। जब तक डर नहीं होता है तब तक कोई भी सही तरीके से काम नहीं करता, और ज्वेलर चाहते हैं कि सही तरीके का स्टॉक रखें। बट क्या होता है, जब एक ज्वेलर सही रखता है, बगल वाला बिना HYD का रखता है, तो लोगों को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बेचने को तैयार है। तो मेरा मानना है डिपार्टमेंट को
सख्ती करनी चाहिए कि देश के अंदर विदाउट HUID स्टॉक, चाहे वो रिटेलर हो, छोटा ज्वेलर हो, बड़ा ज्वेलर हो या कोई भी हो, विदाउट HUID के नियमों को जो पालन नहीं कर रहा उसमें सख्ती होनी चाहिए। सख्ती और मेरे ख्याल से जुर्माना या किसी भी तरह की सजा का यहाँ पर